नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय है हमारा महिलाओं और युवाओं की भूमिका क्या होगी, बिहार चुनाव कहें या 2020 ये जो साल जा रहा है, कोरोना काल है, इस पे हम महिलाओं की भूमिका और युवाओं की भूमिका कितनी होगी इस विषय पे बात करेंगे। इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेहमान, मैं उनसे परिचय करवाती हूँ। संगीता चित्रांश समाज सेविका एवं मैनेजिंग हेड है मोतिहारी से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। खुशबू इस्प्राहा समाज सेविका जोवियल ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल आरा, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ समाज सेवी अनिरुद्ध सिंह जी हैं आरा से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। धन्यवाद मैडम। संगीता जी, थैंक यू सो मच। जी मैम। मैम आप समाज सेविका हैं, मैनेजिंग हेड भी हैं, अब मोतिहारी से आप मेरे साथ जुड़ी हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, 2020 का चुनाव है जी। चुनाव 2020 में चुनाव भी है और ये कोरोना काल है, तो बिहार चुनाव में महिलाओं की भूमिका कितनी अहम होगी, कैसे देखती हैं इसको संगीता मैम? जी मैडम, पहले तो मैं खुशबू जी को, अनिरुद्ध जी को और आपको सभी को चंपारण की धरती से नमस्कार मैं करती हूँ। ये गांधी की कर्म भूमि है, गांधी की कर्म भूमि है और मुझे काफी गर्व है कि मैं इस कर्म भूमि से अपना सेवा प्रदान करती हूँ। तो मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। जी आपने कहा है कि 2020 का समय है। 2020 शेफाली जी, आपको लगता है कि 2020 अगर हम लोग 2020 को कोरोना ईयर ही कहें तो ज्यादा हम लोग के लिए सुखदायक है, उचित होगा। क्या है कि फरवरी से लेके और हमको लगता है कि पूरे साल शायद इसी में हम लोग का निकल जाए। लेकिन मैं बताती हूँ आपको एक थोड़ी सी 2 मिनट के लिए कि पूरे देश की में सबसे ज्यादा आबादी बिहार की है और यूपी के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन कोरोना का जो रेट है हमारे बिहार में उस हिसाब से नहीं फैला है। ठीक है, यहाँ अशिक्षा का थोड़ा सा ये है, बाहर से भी पलायन लोग हुए हैं, लेकिन कोरोना जो है सो बाकी राज्यों की अपेक्षा यहाँ पे मृत्यु दर हो या जो कंडाइजेशन ये सब यहाँ कम है। तो इस मुद्दे में यहाँ पे अभी चुनाव का जो माहौल बन रहा है उसमें महिलाओं और युवा, महिलाओं में यंग लड़कियां भी हैं और ये इन लोग की तो विशेष ही भूमिका है। विशेष भूमिका है कि हमारा देश में सबसे ज्यादा युवा की जनसंख्या, शायद पूरे संसार में सबसे ज्यादा युवा की जनसंख्या हमारे देश में ही है। और बिहार में चूंकि जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ युवा की संख्या भी ज्यादा है, महिलाओं की संख्या भी। तो ऐसे स्थिति में चुनाव जो है सो तो एक प्रक्रिया है जो कि देश के संविधान के अनुसार चलता है और अभी वो कंट्रोल में है, इसीलिए निर्वाचन आयोग ने ये प्रपोजल रखा है, जबकि दूसरे पार्टी ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने भी अपना सर्वे जरूर ही किया है और यहाँ का कोरोना रेट या फिर और भी बहुत सारा परिवेश को देखा होगा, उसी के बाद ही इन्होंने कहा होगा कि यहाँ चुनाव होनी चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति ये साल तो पूरा चला ही गया, युवा के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, जो कि आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, सभी रूप से ये थोड़ा सा हम लोग को कमजोर किया है कोरोना। लेकिन एक उम्मीद तो सभी के दिल में है कि आज पूरा है तो अच्छा दिन भी आएगा और इसी उम्मीद के साथ महिलाएं भी वोट देने जाएंगी।
अपने भविष्य की चिंता है, बच्चों की चिंता है, बेटों की चिंता है कि अगर चुनाव अगर नहीं होता है और जी परीक्षाएं नहीं हो रही है, जैसे कि नीट के लिए हुआ, चाहे जी के लिए हुआ, कि नहीं होना चाहिए, बच्चों का भविष्य जी पूरा ही खराब हो जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल। समय में हाँ, बिहार में युवाओं को अच्छा माहौल देके उनके रोजगार के लिए हम्म, और उनके हम्म, भविष्य चुनाव जब तक बने होगी नहीं, एक सरकार बनेगी हम्म, नहीं, तब तक तो कोई रणनीति हम्म, बन नहीं सकती है। और हम्म, इसको टालना उचित नहीं नहीं था, हम्म, इसलिए बिहार में हम्म, ये चुनाव हो रहा है। और मैं समझती हम्म, हूँ कि मैं जिस तरह से नीतीश जी की सरकार में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, लड़कियों को जिस हम्म, तरह से टैक्सी किया गया, तो वो सब एक उम्मीद है सरकार से हम्म, कि हम्म, सरकार अच्छी बने सरकार, हम्म, और महिलाओं को हम्म, उसका हक, उसका योगदान, उसका हम्म, आत्मविश्वास, उसकी सुरक्षा, वो सब उसको हम्म, प्रदान हो सरकार से, और हम्म, युवा को रोजगार हम्म, मिले, उसको पढ़ने हम्म, के लिए सुविधा है, वो सब उसको प्राप्त हो। हम्म, तो इस तरह हम्म, से यहाँ की जो भी अभी महिलाएं हैं, मैं फील्ड में जाती हूँ, कोरोना के काल में भी मैंने काम किया है, पूरा काम किया है, फील्ड में जी भी जाती हूँ, जी जी हम्म सारे काम। जी अनिरुद्ध जी, मैम जुड़ेंगी फिर। ओके, थैंक यू। हाँ जी जी ठीक है अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास आती हूँ। कहते हैं युवा समाज एवं देश की रीढ़ होता है, और युवाओं में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी राज्य, देश, दुनिया की किस्मत बदलने की ताकत और भाग्य बदलने की भी ताकत रखता है। साथ ही महिलाओं की बात करें तो मात्र शक्ति जब एकत्र होकर अपनी आवाज बुलंद करती है तो साम्राज्य सत्ता को अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। 2020 का चुनाव है और हमारे सामने बहुत सारी चुनौती है। आप युवा हैं, समाज सेवी हैं, क्या आपको लगता है 2020 चुनाव में युवाओं की क्या क्या किन किन क्षेत्रों में भूमिका अहम अहम होगी, अहमियत रखती है? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपका अभिनंदन, क्योंकि मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे मंच दिया बोलने के लिए। और चूंकि आप बताएं कि युवा हमारे रीढ़ हैं हमारे देश की, तो मैं दो पंक्तियों से कहना चाहूँगा बिल कि संघर्षों जी के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और दूसरे वाह लाइन में मैं बताना चाहता हूँ कि संगीता जी से मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ एक मुद्दे पे, क्योंकि संगीता जी ने कहा जी कि सरकार अगर चुना जाता है तो वो युवाओं के वेलफेयर के लिए काम करेगी या राज्य के वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो एक चीज हम लोग को समझना चाहिए कि क्या अभी करेंट सिनारियो में सरकार है कि नहीं, हम्म हमारी सरकार हम्म के तंत्र कैसे फेल हुए हैं, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। चुनाव करा देना ही जी हर जी चीज का सोल्यूशन हो जाता है, ये हम नहीं मानते हैं इस चीज को। और उस जी 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 सिचुएशन में हमारी भूमिका क्या हो सकती है उस पे मैं आता हूँ। हम्म देखिए, एक युवाओं की भूमिका आज मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में क्या हो गया है। हम लोग हम्म हर किसी न किसी के अंदर एक कहने का मतलब कि खासकर बिहार जेपी के आंदोलन को कौन भूल सकता है, और हम लोग जेपी के हम्म परंपरा से जुड़े हुए हैं। और जेपी बिल्कुल ने हमें स्टूडेंट मूवमेंट के जरिए पूरे बिहार ने जेपी मूवमेंट के जरिए पूरे भारत को दिशा देने का काम किया था। हमने देश को हम्म लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने का काम किया था। लेकिन आज अगर जी देखा जी जाए तो इसमें युवाओं की भूमिका अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम पॉलिटिकल पार्टी में हम्म इन करते हैं तो हम हम्म लोग एक हम्म विचारधारा के बाइनरी में एक तरीके से फंस जाते हैं, और विचारधारा के जी बाइनरी में लेफ्ट राइट के बाइनरी में फंस हम्म जाते हैं, और हमारा जो जी अपना जी विचार है
वो नहीं आ पाता है। और जो एक होता है, मेरा मानना है कि मैं अगर युवा हूँ, खुशबू अगर एक युवा है, आप अगर एक है, हमारा विचार, हमारा अवलोकन होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ना कि जो ट्रेडिशनल चीजें चलती आई है वो। ठीक, अगर मुझे लगता है कि इस पैंडेमिक में चुनाव नहीं कराना चाहिए, कम से कम कुछ दिन का भी इंतजार कर लेना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा वैसा प्रावधान है। अभी सरकार को चाहिए था कि कम से कम बाढ़ और कोरोना से लड़े, लेकिन वो सारे मुद्दे गायब हो गए और नगण्य हो गए हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और ये हमारी विचारधारा है। और जहां तक बात 2020 2020 चुनाव को लेके है, असेंबली इलेक्शन को लेके है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा दायित्व तो सिर्फ वोट देना नहीं है। हर कोई किसी न किसी को वोट देता है। ठीक, क्योंकि लोहिया जी कहते थे कि बीच का रास्ता नहीं होता है, या तो आपको लेफ्ट या राइट जाना पड़ता है, किसी न किसी एक को चुनना पड़ता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जी बिल्कुल, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम वोट जरूर दें, लेकिन ये जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें सवाल करना बहुत जरूरी है। जनता के विमर्शों को सामने लाना बहुत जरूरी है। इसमें युवाओं की भूमिका अहम हो जाती है। मैं अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हूँ और मैं स्टूडेंट से जुड़े समस्याओं को देखता हूँ। छात्र छात्राएं हमसे लगातार संपर्क करती रहती हैं। उनकी जो समस्याएं हैं, ठीक, उनकी जो समस्याएं हैं, हमारे यहाँ आरा में स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज की जो समस्याएं हैं, क्या हम अपने विधायक से उस चीज को सामने ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? ठीक, तो ये वाद विवाद का एक तरीके से चुनाव का जो सीजन होता है, वाद विवाद का केंद्र हो जाता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि हमें तो एक सवाल करना चाहिए, और एक चीज और मैं डेटा देना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल स्पेस है आम लोगों के लिए, आम युवा के लिए, वो किस तरीके से मतलब उसका क्षय होते जा रहा है। मैं डेटा से आपको बताना चाहता हूँ कि जब 1952 में हमारा देश प्रथम आम चुनाव हुआ, तो उसमें 26% बिलो 40 ईयर्स हमारे सांसद थे। ठीक है, और आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो वो जो हमारे 40 ईयर्स बिलो सांसद हैं, वो अगर देखा जाए तो वो करीब 6.7% है। ठीक, उसमें 6.7% भी आप देखिएगा मैडम, तो उसमें करीब 70% ऐसे जो हमारे चुने हुए सांसद हैं, जो कहीं ना कहीं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है बताइए? एक आम युवा का राजनीति में इन रिप्रेजेंटेशन कहाँ हो जाता है? 30% मात्र हमारा हो जाता है। तो इस चीज को हमको समझना है, इस चीज को हमको कैसे बढ़ाया जा सकता है। और बिल्कुल सही, आपने सही कहा अरविंद जी ने। इसमें संशोधन जरूर होना चाहिए मैम। अनिरुद्ध हाँ, अनिरुद्ध सिंह जी, देखिए मैंने अपना पक्ष रखा केवल वोट देने का, लेकिन टिकट किसको मिले, कौन विधायक हो, इसका एक एजुकेशन और उम्र सीमा, ये टर्म्स तीनों संविधान में संशोधन अब के समय में होनी चाहिए। मेरा सोच है, या युवा पीढ़ी जो इतने मेहनत करते हैं, तो क्या और जो इतने बड़े देश को चलाते हैं, क्या उनके लिए एजुकेशन एक मापदंड नहीं होनी चाहिए? क्या एज एक रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए? क्या कितना टर्म, एक ही विधायक 3 टाइम के बाद 5 टाइम 7 टाइम, जब तक ना वो कुछ एबनॉर्मलिटी हो तब तक हो। ये संविधान में संशोधन मेरे तरफ से मांग है कि तभी युवा आगे आएंगे, चाहे महिला हो या युवा बच्चे हो हमारे, या लड़कियां हो या पुरुष हो। ये राजनीति में ये बहुत बड़ा एक बाधा है। एक डेटा हम और ऐड करना चाहेंगे इसमें। जी, बहुत अच्छी बात कही है जी, बोलिए। तो मैं संगीता नहीं कर पाया हूँ। मैडम बोल रही कि रिटायरमेंट का कम से कम तो एक होना ही चाहिए। देखिए, एक और डेटा है हमारे पास, और डेटा ये है कि जब प्रथम आम चुनाव हुआ, तो उसमें जो एबव 70 ईयर्स जो हमारे सांसद थे, वो बिलो 1% थे जी, हार्डली 1% हो रहे थे अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो। लेकिन ये आंकड़ा आज 26% हो गया है। सही बात है। जो 70+ जो हमारे चुने हुए सांसद हैं, वो हमारा 26% हो गया है। तो चीजें जहाँ ठीक होनी चाहिए थी, वो चीजें घटती जा रही है। और ठीक ना? और आप अगर देखिए,
बिल्कुल। और एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। मुझे लगता है कि यू ऑल विल एग्री विद दिस कि आप देखिएगा ना कि हम लोग को ये बोला जाता है ना कि वोट देना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये लोकतंत्र का पर्व है, हम मानते हैं कि वोट देना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें देना चाहिए, ये बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या युवा सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या युवा अपना राजनीति नहीं खड़ा कर सकता है? क्या युवा अपना विचारधारा के साथ जो वो समाज के साथ बिल्कुल, देखा है, बिल्कुल। जो विचारधारा उसके अंदर, जिस विचारधारा का सृजन हुआ है, उस विचारधारा के साथ, उस यूनिकनेस के साथ सामने आ नहीं सकता है। लेकिन वही युवा अगर सामने आएगा तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलके उस युवा को दबाने की कोशिश करेंगे। पहले तो उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन जब देखेंगे कि जनता का उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनको दबाने की कोशिश की जाएगी। कड़वी सच्चाई है ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हम लोग को समझने की आवश्यकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है, क्या वो आज की पॉलिटिकल सिनेरियो में हमको मिल पाता है या नहीं? नहीं मिल पाता है। और मैं माफी चाहते हैं, जल्दी से मैं जोड़ देना चाहूंगा कि ये वर्चुअल रैली है। मैं आऊंगी आपके पास, अनिरुद्ध, मैं आऊंगी आपके पास। रैली है, बताइए, वर्चुअल पॉलिटिक्स वर्चुअल नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स एक्चुअल होनी चाहिए। और एक्चुअल पॉलिटिक्स मेरे नजर में ये कि विधायक जी जब हमारे दरवाजा खटखटाते हैं तो हम उनसे पूछें कि हमारा गली, आज भी गली में पानी की समस्या क्यों है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम सही क्यों नहीं है। तो ये सब चीजें हम लोग को समझना चाहिए, ये सब सवाल हम लोग करना चाहिए। मैं खुशबू, बिल्कुल मैं अभी आऊंगी आपके पास अनिरुद्ध जी। खुशबू जी मुस्कुरा रही हैं। खुशबू जी, आपके लिए चुनाव आयोग ने महिला कर्मी की तैनाती का निर्णय लिया है और सभी जिलाधिकारी को इस सिलसिले में निर्देश भी दिए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोरोना संकट के बीच कितना महत्व रखता है ये फैसला। आप समाज सेवी हैं। सुनाई दिया नहीं है कि आपने क्या बोला है, तो एक बार फिर से आप उसको दोहरा दीजिए। ओके, आई रिपीट, चुनाव आयोग ने महिला कर्मी की तैनाती का निर्णय लिया है और सभी जिलाधिकारी को इस सिलसिले में निर्देश भी दिए गए हैं। सवाल तो ये उठता है कि कोरोना संकट के बीच कितना महत्व रखता है ये फैसला। मैं फिर से नहीं सुन पाई, क्या था सवाल? किस आवाज नहीं, कौन सा आदेश मिला है? कौन सा? चुनाव आयोग ने महिला कर्मी की तैनाती का निर्णय लिया है। अच्छा, महिला कर्मियों की तैनाती का, ओके। और जिलाधिकारी को इस सिलसिले में निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो सवाल ये बनता है कि कोरोना संकट के बीच कितना महत्व रखता है ये फैसला, चुनाव आयोग ने जो महिला कर्मियों को तैनाती का फैसला लिया है। देखिए मैम, ऐसा है कि जी, मैं जो हूँ, मैं इस इक्वालिटी में बिलीव रखती हूँ, पहली बात, ठीक है। वो चाहे महिला कर्मियों के लिए हो, अगर ड्यूटी की बात है उस हिसाब से, अगर ड्यूटी की बात है तो वो इक्विवेलेंट है। अगर आप ड्यूटी कर रही हैं तो वो आपके लिए समान चीजें होती हैं। बात दूसरी आती है कि इस कोरोना काल में इस चुनाव की, ठीक है, दूसरा सवाल हमारे लिए ये उठता है क्योंकि अभी जिस तरीके का पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था है बिहार की, जिस तरीके से बाढ़ की व्यवस्था है, अभी जैसा पूरा माहौल हुआ है बाढ़ की वजह से, उसके बावजूद अभी छात्र का इतना बड़ा जो आंदोलन चल रहा है, जो बच्चे अनसेटिस्फाइड हैं अपने एग्जाम्स को लेके, अपने जो एसएससी और इन सब चीजों को लेके जो चीजें चल रही हैं, उस बीच में अभी हमको ये ज्यादा जरूरी है कि चुनाव ज्यादा जरूरी है या इन लोगों के हिसाब से जो काम हमारे जमीनी स्तर पे जो चीजें हैं वो ज्यादा जरूरी है। हम चुनाव कुछ समय बाद भी कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम प्रेसिडेंशियल जो हमारा लॉ लगता है वो लग सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन है चुनाव के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा जरूरी चीजें हैं जिसपे अभी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके की आप रैलीज देख रही हैं चुनाव को लेके, या राजनेताओं का जो एक पूरा एक उनका क्या कहते हैं, ध्यान जो है वो पूरा एकदम चुनाव के लिए ही एकदम वो हो गया है, केंद्रित हो चुका है। तो अब वो जमीनी स्तर पे कुछ नजर ही नहीं आ रहा हमको कि जो वेलफेयर की जो हम बात कर रहे हैं, ये जिस बेसिस पे वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव,
उसका मुझे कोई असर समझ में नहीं आ रहा। जी। और खासियत है कि महिला कर्मी को तैनाती के लिए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो मैं यही समझने की कोशिश कर रही थी कि ये महत्व कितना रखता है कि आप महिला को भी रख रहे हैं ऐसा है, इस। हाँ ऐसा है जी मैडम शेफाली जी जी कि जी जी। महिलाओं की आबादी आधी है, ठीक है, और नौकरियां, हम्म जब चुनाव जब डिसीजन हो चुका है तब व्यवस्था की बात आती है। पहले तो हम्म चुनाव डिसीजन सही है या गलत, ये तो मतलब वो सब लोग का अपना डिबेट का विषय है। लेकिन अभी आपका जो प्रश्न है कि महिला कर्मी का तैनाती है, तो जब चुनाव होने हैं, ये निश्चित हो गए, एक बूथ पर एक ही 1000 वोट पड़ेंगे, वैसे में अगर 500 महिलाएं आती हैं तो उसका सोशल डिस्टेंसिंग, उनको मास्क मिला कि नहीं, उनको सैनिटाइज हाथ किया गया कि उनकी देख रेख हमारी महिला पुलिस कर्मी है या जो उसमें काम करती है, एनसीसी में लड़कियां हैं, चाहे जो स्काउट जी। और पुलिस में है, इसलिए उन लोगों को लगाया गया है। तो जब चुनाव होने हैं तो व्यवस्था तो डीएम को करनी ही होगी, और आधी आबादी है तो इसलिए उसमें उनकी सहभागिता भी हमें चाहिए ही। महिलाओं की सुरक्षित, बहुत भूमिका, हाँ, अहम हो हाँ जाती है महिलाओं की हाँ भूमिका, क्योंकि महिला हाँ जब वोटर होंगे तो उनके स्वास्थ्य का, उनकी सुरक्षा का ध्यान होगा, हाँ, और उसका थोड़ा डिस्टेंसिंग का, सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। हाँ सेटिस्फैक्शन मिलता हाँ है महिला को, महिला हाँ कर्मचारी हो हाँ, तो और एक बहुत बहुत अहम रखता है। ठीक एक, है, अच्छा हाँ निर्णय है। एक ठीक है, एक इट्स मानसिक गुड। है ये निर्णय, हम्म चुनाव होना नहीं होना वो हम्म अलग मुद्दा है, लेकिन जब चुनाव हो रहे हैं तो ये डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम्म कि चुनाव हाँ शांतिपूर्ण से और सोशल डिस्टेंसिंग से सारी व्यवस्था का वो काम करे, हम्म मेरा कहना है। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है जी, ये बहुत उचित है। इम्पोर्टेंट है। जी मैम। मैम, चुनावी मुद्दों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दूसरे राज्यों में उनकी तस्करी संवेदनशील है और गंभीर मुद्दा है। क्या सरकार का फोकस है इस पे? अभी चुनावी माहौल है, बहुत सारे कुकुरमुत्ते की तरह मुद्दे उगाते हैं फिर शांत हो जाते हैं। जी संगीता मैम। देखिए मैडम, आपने कहा है कि महिला अपराध है ना, आपराधिक बोला है, जी, तो उनकी महिला, तस्करी भी होती है, उनकी तस्करी भी जी, होती है, आपको बहुत मैं ही बता दूं संवेदनशील और गंभीर। आपको मैं बता दूं मैं समाज कल्याण हम्म विभाग में सीडब्ल्यूसी की चेयरपर्सन हूँ, ठीक है, जी और जी जी। इसी के अंतर्गत जो भी बाल गिरी आता है या बालिका गिरी आता है, हम्म मैं उसकी चेयरमैन हूँ। हम्म और मुझे बहुत अच्छा, हम्म चुनाव आज है, ये मुद्दा आज की हम्म नहीं है, ये हम्म जो व्यवस्था है हमारे हम्म सामाजिक हम्म कि आपको शादी है तो रूरल एरिया, जैसे चंपारण में मैं रहती हूँ, तो जो रूरल एरिया हम्म है, बड़े शहर में तो ऑर्केस्ट्रा के नाम पे काम होता है, लेकिन छोटे शहर में डांस ट्रैक्टर पर करवा लीजिए, तो ये सब के लिए हम्म तस्करी, ये हम लोग को सामाजिक बदलाव करना होगा कि ये कोई जरूरी हम्म नहीं है शादी में डांस की व्यवस्था करना, ऑर्केस्ट्रा करवाना या किसी तरह का लड़कियों का इन्वॉल्वेशन करवाना उसमें। तो अगर ये सब सरकार व्यवस्था मुद्दा हम लोग क्यों को नहीं, समाज में, चुनाव चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बनता है? ये सब बहुत संवेदनशील है। सरकार कोई फोकस कर भी रही है मैम, ये समझने, और दर्शक ये समझना चाहेंगे। जी संगीता मैम। देखिए जी, समा सरकार का तो जो विभाग है उसके तहत बहुत, आपको मैं उसमें काम करती हूँ, बहुत ही रूट लेवल से है, लेकिन हम लोग का हम्म जो मानसिकता है ना, सामाजिक मानसिकता जहाँ हम्म हम लोग रहते हैं, हम्म मेरा जी बेटा का जी जी। शादी इसमें होना जरूरी है, हम्म अब वो गए तो सब एक दूसरे के लगे रहते हैं, तो ये हम्म कोई मुद्दा हम नहीं कह सकते, इसको हमको सामाजिक बदलाव कहना होगा। हम लोग को जब हम्म शिक्षित होंगे, महिलाएं और हमारे भाई जो बंधु हैं, सामाजिक बदलाव जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, ये हम्म हम लोग की जिम्मेवारी है। और सरकार तो नियम और कानून तो कितना खाते में है, आपको पता ही होगा कि सरकार इसको कितना मतलब फोकस कर रही है, सरकार कितना काम कर रही है इस सिलसिले में? करती है मैडम, करती है, इसमें काफी इन्होंने अपना एनजीओ लगा रखे हैं, रिकवरी भी होता है। हम्म मैं रक्सौल बॉर्डर के हम्म पास में हूँ, इसलिए मैं बता सकती हम्म हूँ, हम लोग भी काफी रिकवरी किए हैं, उसको फिर महिला बालगिरी हम्म पटना भी भेजते हैं। तो इसमें सरकार हम्म का काम हो रहा है, लेकिन सरकार को भी सपोर्ट, हम्म हम लोग सामाजिक सेवी हैं, तो हम लोग को हम्म अवेयरनेस रूल कि ये एक तो फजूल खर्च भी है और एक महिला का हम्म शोषण भी है,
इसलिए इसमें अवेयरनेस के लिए हमें सरकार का सपोर्ट करना होगा मैडम। ठीक है, ये तो सरकार को सपोर्ट करनी होगी, सामाजिक मुद्दा है और ये मुद्दा क्यों नहीं बनता है, लेकिन ये मुद्दा ही नहीं। मेरे साथ अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी, अभी 18 से 25 वर्ष के युवा वोटरों की भूमिका किस प्रकार से प्रभावी होगी इस वर्ष चुनाव में, कैसे? 18 से, देखिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और यही क्वेश्चन हमें राजनेताओं से पूछना चाहिए कि जो 18 से 25 वर्ग के युवा हैं उनके लिए क्या आपका रोड मैप है। आप जब अपने पार्टी का मैनिफेस्टो करते हैं, मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं, तो आप महिलाओं के लिए आप क्या देते हैं उसमें, आप युवाओं के लिए क्या देते हैं। आप देखिएगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी युवाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो नहीं निकालती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी महिला सशक्तिकरण लेके या महिलाओं को लेके कोई भी मैनिफेस्टो अलग से नहीं निकालती है। तो 18 से 25 वर्ष के जो युवा हैं वो उन लोग को हमको सोचना चाहिए कि हम 5 साल के लिए जो अभी तो विधायक में है तो हम लोग विधायक की बात कर लेते हैं। मान लीजिए 5 साल के लिए जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, क्या वो कैंडिडेट से आने वाले 5 साल तक हम सवाल कर पाएंगे? क्या अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम हो तो उनसे मिलकर उसके समाधान के लिए बात कर सकते हैं? क्या वो जो लोकल विधायक होगा वो हमारे लिए यूनिवर्सिटीज में जो प्रॉब्लम है, सरकारी स्कूल में जो प्रॉब्लम है, प्राइवेट स्कूल में भी प्रॉब्लम है फीस की, क्या उनको वो दिक्कत कर सकता है, दिक्कत को दूर कर सकता है? इसको सोचना पड़ेगा। मैं एक डेटा के साथ आपसे बात करना चाहूंगा कि पिछले 2015 असेंबली इलेक्शन में जो चुनाव हुआ था, 243 सीट्स में 142 ऐसे हैं जो दागी उम्मीदवार थे, जो जीत के आए वो दागी थे। ठीक, इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो अप्रॉक्स 58% हो जाएंगे। ठीक, और उसे थोड़ा आगे बढ़िएगा तो उसमें से 98 हमारे विधायक जी ऐसे थे जिनपे सीरियस क्राइम का तगमा लग चुका है। कहने का मतलब कि रेप, मर्डर, फिरौती, ये सब। ठीक, तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से, जिस तेजी से दागी उम्मीदवार हमारे पॉलिटिकल पार्टी से होते हुए हमारे विधान भवन में पहुंच रहे हैं, विधानसभा में पहुंच रहे हैं, क्या हम उन लोग से अपने पॉलिसीज को लेकर सवाल कर सकते हैं? ये चीज समझने की आवश्यकता है। उनसे मैडम आप ये चीज बिल्कुल व्यवहारिक है, इसको सोचने की आवश्यकता है। जो लोग मर्डरर हैं, जो लोग बाहुबली हैं, उनसे लेके हम लोग अपने इश्यू को लेकर उनसे सवाल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को कैंडिडेट का चुनाव खासकर 18 से 25 वर्ष के आयु के बच्चों को, ये युवाओं को सोचना चाहिए और उनके पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि को हम अपने समाज के अंदर से खड़ा करें जो हमारे मुद्दों को लेकर विधानसभा में मुखर हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ इशारे से मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग समझिएगा। अभी देश की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, और उसके अगर विधायक की बात की जाए, जो हमारे अभी विधानसभा में काम कर रहे हैं, वो करीब 64% दागी हैं। ठीक, और जो और उनके जो पार्टनर हैं, जो बिहार में जिनको बड़ा भाई बोला जाता है, उनके असेंबली जो सरकार में है वो 52% दागी है। ठीक, अभी जो मुख्य विपक्षी दल है उसमें 58% दागी विधायक हैं। ठीक, और एक जो दिल्ली की अभी जो विपक्ष की भूमिका में जो पार्टी है उसमें 59% दागी है। तो आप सोचिए कि दागियों की संख्या जिस तरीके से हमारे विधानसभा में बढ़ते जा रहे हैं, आप सोचिए हम लोग कौन से पॉलिटिकल स्पेस की बात करेंगे। हम कैसे लोगों को चुन के भेज रहे हैं, आखिर वो तो हमारे ही वोट कर रहे हैं। बदलाव, ये चीज को ठीक है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि बदलाव कैसे होगा। हम चुन के आप विधानसभा भेजें। आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते होंगे, विचार आपको सुनने को, देखने को मिलते होंगे। क्या कहेंगे कि कैसे बदलाव होगा इसमें? कुछ नया सोचने की जरूरत होगी। युवा कैसे अहम भूमिका निभा सकता है इन सोच को बदलने के लिए? या देखिए, इस सोच को बदलने के लिए सबसे पहले युवाओं को सामने आना पड़ेगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, किसी भी प्रेशर ग्रुप की भूमिका में, किसी भी ग्रुप की भूमिका हो, सामने आइए, उस पार्टी का झंडा उठाइए, लेकिन आप सवाल
आफ्टर ऑल आपका ये कोई नहीं है कि आप उस पार्टी का डंडा उठाना है, आपको लोगों की सेवा करना ही है, आप इसलिए पॉलिटिक्स है या किसी भी संगठन में, तो आपको सवाल करना चाहिए। क्योंकि देखिए एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि कोरोना जैसे पेंडेमिक में आप देखिएगा कि हमारे आरा की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ के कितने प्राइवेट डॉक्टर्स थे, वो अपना अपना स्वॉटर गिरा देते, और कोरोना जैसे काल में यहाँ पे सदर अस्पताल की भूमिका आपसे छिपी नहीं है। सदर अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वो जर्जर स्थिति के साथ ही दुष्यंत कुमार कहते हैं कि नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। वो जर्जर स्थिति में ही वो जो देश के जो हमारे आरा के लोग हैं उनके लिए खड़ा था कोरोना जैसे काल में। तो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, सरकारी कॉलेज हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी यूनिवर्सिटी हो, इसको बचाने के लिए हम लोग सवाल करना चाहिए और आगे आना चाहिए, तब जाके बदलाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी कुछ मैम, संगीता मैम। क्या सरकार ग्रामीण महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने में कितना ध्यान दे पा रही है? जल्दी आपको मैं बता दूं कि हमारा देश जो है सो ग्रामीण परिवेश में ही ज्यादा रहता है, और महिलाएं अभी तो ग्रामीण क्षेत्र में हमको लगता है कि ज्यादा जागरूक हैं। वो खेती में भी काम करती हैं, जीविका समूह के द्वारा जुड़ के वो अपना आत्मनिर्भर बनने का भी सोच रही है। अभी मैं जाती हूँ, वो स्वयं का लोन लेके भी वो अपना व्यवसाय कर रही हैं। तो उसमें ग्रामीण परिवेश में अभी जो है सो महिलाओं का थोड़ा सा शिक्षा का कमी है, लेकिन इसमें अवेयरनेस जरूरी है। लेकिन लड़कियां अभी पढ़ रही है, तो हो सकता है अगला पीढ़ी जो बच्चे लोग का आए वो था पढ़ा लिखा हो। लेकिन महिलाएं अभी आत्मनिर्भर बनने में ज्यादा रुचि रखती हैं, और सभी महिलाएं चाहती हैं कि हमको कहीं से कोई टेक्निकल मिल जाए, कोई ट्रेनिंग मिल जाए तो हम उसका काम करें और अपना दो पैसा कमाए और घर को स्थिति अच्छी स्थिति में अपने बच्चों को पढ़ा सके और मेरा घर का स्टेटस भी अच्छा बने। तो ग्रामीण क्षेत्र में पहले जहाँ खाली मैं देखती थी, इधर बगहा उगहा जाती थी तो काफी मड़ई का घर ज्यादा हुआ, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। अब गांव में 2-4 ही मड़ई के घर मिलेंगे, नहीं तो सबके पक्का के छत हो या एस्बेस्टस के, सब लोग के अच्छे हैं। और इस सब में तो ग्रामीण में हमको लगता है कि डेवलपमेंट हुआ है। जल्दी में अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ेंगी तो मैं उनसे भी सवाल रखूंगी खुशबू जी से। सरकार कितना कुछ कर रही है अनिरुद्ध जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी नौकरी, उनके पलायन को रोकने के लिए? क्या कुछ आपको लगता है कि क्या काम कर रही है सरकार, और कर रही है तो कितने तरीके से कर रही है, कितनी जल्दी में बताएंगे? देखिए संक्षेप में। देखिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि देखिए जो हमारा मुख्य आर्थिक आय की स्थिति है, जो खेती है, अब खेती को लेकर देखिए सरकार बिल्कुल उदासीन है। सरकार सिर्फ नीम कोटेड यूरिया और पानी पहुंचा देने से खेती समृद्ध नहीं होगी। खेती को समृद्ध करने के लिए सबसे पहले खेती को एक ब्रांड देना पड़ेगा। अब देखिए हमारा आरा जो है वो गंगा और सोन के द्वार में पड़ता है, यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, ये खेती इतनी अच्छी होती है, धान की फसल इतनी अच्छी होती है, इसी वजह से यहाँ नक्सलवादी आंदोलन हुआ था, आप जानती होंगी। तो यहाँ के युवा लगातार पलायन कर रहे हैं। क्या लगता है अनिरुद्ध जी को अभी रूरल एरिया का पूरा जानकारी नहीं है, और चावल को एक ब्रांड ग्रामीण क्षेत्र में लगता है नहीं गए हैं आप अनिरुद्ध जी, आप वहाँ का डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे। पहले की स्थिति कैसी थी और आज की स्थिति कैसी है, आपको मैं चेंज है, आप इसको नहीं नकार सकते। मैं जी बिल्कुल चेंज है। मैं तो बता रहा हूँ कि जो महिलाओं में भी चेंज है, ग्रामीण परिवेश में भी चेंज है, युवाओं में भी चेंज है। आप नहीं नकार नहीं रहा हूँ मैडम। देखिए आप देखिए मैं यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते, कुछ तो है, मान 100% तो कभी नहीं हो सकता है, 20%, 30%, 50% भी तो डेवलपमेंट है। हम उसको देखें और उसी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से देखिए आप अनिरुद्ध चीजों को लार्जर पर्सपेक्टिव में नहीं सोचिएगा मैडम कि सरकार इतना कर रही है
इतना करेगी तो ठीक है, मैं चाहूंगा, हालांकि पता नहीं मैं मर्यादा में बोलूंगा कि नहीं, कि तू मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार कर, तेरे बाद मुझे कोई बेवफा न लगे। सरकार हम लोगों को इतने निम्नतम स्रोत के अंदर बांध के रख दिया है ना, कि वो कुछ भी थोड़ा बहुत भी करता है ना तो लगता है बहुत है। और आप जी 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 यही जी, चीज बहुत समझने बड़ी बात की बोली ये आपने। कंस्पिरेसी है, समझिए, देखिए जी, इसको समझना है कि वो इतना हम लोगों के साथ वो निर्दयीपूर्ण व्यवहार की है ना, कि आज हम लोग उसके यूज्ड हो गए हैं। मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, खेती की बात कर रहा हूँ। खेती में मैं बता रहा हूँ, पहले जहाँ 2 पंप से चलते थे आज 12-13 चलते हैं। लेकिन ये समाधान नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, खेती को एक ब्रांड देना पड़ेगा। पंजाब के तर्ज पे, हरियाणा के तर्ज पे यहाँ पे खेती करनी होगी, दिल्ली के तर्ज पे यहाँ पे सरकारी स्कूलों को बढ़ाना पड़ेगा। मिड डे मील और साइकिल और ड्रेस दे के आप शिक्षा को बढ़ा नहीं सकती है मैडम। खुशबू जी, खुशबू जी, अनिरुद्ध जी, खुशबू जी, अब हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है। मैं फिर आप इस मुद्दे, बहुत गंभीर मुद्दा है, आगे भी चर्चा होगी। खुशबू जी, युवाओं का मनोबल बढ़ाने में कितनी सक्रिय है सरकार? उन्हें रोक नहीं पा रही है, या उच्च शिक्षा की व्यवस्था, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मैम इस समय में जो रवैया है हमारे स्टेट का और सेंट्रल का, ये दोनों ही बहुत ही एकदम निचले स्तर पे, मतलब कहते हैं कि आप बढ़ावा को नीचे गिराने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज जो है मैं अभी बताना चाहूंगी कि इस पूरे लॉकडाउन और इस पूरे स्ट्रगल के बीच में जो बिहार के जो लड़के हैं, ठीक है, बिहार के जो लोग हैं, वो बहुत ही सशक्त तौर पे उभर के आ रहे हैं, ठीक है। क्यों आ रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। जो पलायन के बाद से जिन लड़कों ने अपना ऑफिस और वो सब छोड़ के जो बिहार आए हैं, उनमें एक अलग तरीके का बूस्टअप हमने देखा है अपने करियर को लेके इन बिहार, ठीक है। तो ये एक बहुत अलग चीज हमको देखने मिला है कि वो वापस जाके वो फिर वो उस माइंडसेट में नहीं है कि मुझे वापस जाना है और फिर वहां पे नौकरी करनी है। अब उनका है कि आप हमको यहीं पे रोजगार दीजिए, हम यहीं पे रहेंगे, है ना। तो ये जो पॉजिटिव अभी इम्पैक्ट हमको देखने मिला है युवाओं के तरफ से, रोजगार की तो कमी है, रोजगार की कमी है बिहार में, उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी है, तभी बच्चे बाहर निकल जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, और उन्हें बाहर बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, हॉस्टल, पीजी, नौकरी। जी, अपने राज्य में व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन बहुत ही कम कर रही है, जितना परसेंटेज होना चाहिए। नहीं जी, इसका सबसे बड़ा जो परसेंटेज मुझे लगता है जो ड्रॉबैक है वो हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम सवाल नहीं उठाते हैं। आज जिस तरीके से लड़के अपने एग्जाम और अपने शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हम क्या करते हैं, लड़कियों को साइकिल मिल गई, ड्रेस मिल गया, उनके माँ बाप भी उतने में खुश, लड़कियां भी खुश। क्यों नहीं वो आवाज उठा रही है कि सर मेरे यहाँ टीचर क्यों नहीं आ रहा, मेरे यहाँ पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। तो ये सब जब तक हम लोग सवाल नहीं पूछेंगे तब तक तो सरकार सोई रहेगी। तो अभी जगाने का टाइम है, मुझे लगता है अभी एकदम प्रॉपर समय है कि सब लोगों को उठना है और सबको एक सुर में अपनी बात कहनी है। तो ये बहुत जरूरी है। ऊँघते आपने बहुत अच्छी बात है, जगाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ वो बहुत मुश्किल होता है। जब आप सोए हुए को जगाए तो जग जाता है, जब ऊँघते हुए लोग होते हैं तो ये बात भी बहुत मेहनत हुए लोग को जगाना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत आप लोगों को ही करनी है। मेरे पास समय की कमी है, मैं इनसे समझना चाहूंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी। बिल्कुल, मैं मैम संगीता मैम से ये जल्दी में समझना चाहूंगी, बहुत ही कम शब्दों में। संगीता मैम, चलते चलते क्या कहेंगी? महिलाओं से जुड़े बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे आंगनबाड़ी है, कार्यकर्ता पंचायतों में उनकी संख्या, महिला कार्यकर्ता की योग्यता के अनुरूप पद, शिक्षिका का जो कार्य है सरकारी स्कूल में और निजी में भी, हॉस्पिटल में नर्सों की स्थिति, डाक विभाग, रेलवे, ऐसे कई जगह उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और कैसे इस तरह से देखती हैं कि कितनी ज्यादा बहुत सारे ऐसे सेक्टर जहाँ महिलाएं हैं, लेकिन किस तरह से महत्वपूर्ण अपने योगदान दे रही हैं? देखिए, महिलाओं का जितना भी आपने पोस्ट बोला है, चाहे आंगनबाड़ी का हो, आशा का हो, जीविका का हो, या डॉक्टर हो, या नर्सेज हो, या ये सारे लोग, ये लोग अपना योगदान तो अपनी ईमानदारी से देती है, लेकिन इन्हें कुछ सुविधा
और जो अभी का जो आर्थिक स्थिति है उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। जब तक पेट नहीं भरेगा, घर नहीं शांति रहेगा तो बाहर काम करने में मन नहीं लगेगा, इसलिए उनको सपोर्ट नहीं लगेगा। इसलिए उसको आर्थिक रूप से सारी महिलाओं को पहले आर्थिक रूप से मजबूत करनी होगी, चाहे भी किसी भी तरह को आप स्किल से दीजिए, रोजगार से दीजिए, चाहे कैसे भी दीजिए। जब तक घर में वो मजबूत नहीं रहेगी वो बाहर ईमानदारी से काम नहीं कर सकती है। और महिलाओं की भागीदारी समाज में जरूरी है और इसलिए ये सारे पद भी जरूरी है और हमको पूरा राइट्स भी मिलना चाहिए, हमको 50% का। और जनसंख्या और शिक्षा में अब पुरुषों के से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों की हो रही है, तो हमें तो 50% क्या, हमें 60% आरक्षण चाहिए। और क्या कहते हैं, केंद्र में भी, संसद में भी हमको आरक्षण चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार को सुनना होगा कि देश की आधी आबादी उनके लिए सारी काम करती है, तो उनके आरक्षण और उनकी सुविधा और उसकी सारी चीज का उनको ध्यान देना होगा। केवल वोट लेने के लिए आरक्षण 50% नहीं होगा, इसलिए उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा। वोटर के लिए यूज जाता है, वो नहीं करना होगा, यूज करते हैं। और दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देते हैं चुनाव आने के बाद। हमको मेरा अधिकार चाहिए, चाहे वो संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे ग्राम पंचायत में हो, चाहे आबादी अब 50% से ज्यादा है महिलाओं की, बच्चियों की, चाहे वोटर लिस्ट में आप देख लीजिए उठा के, चाहे समाज में काम का देख लीजिए। इसलिए मैं चाहूंगी समाज से भी और सरकार से भी कि महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान दे, युवा बच्चों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दे और उसको बढ़ने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल सुधारने की जरूरत है। बहुत चलते चलते बस अब हम समाप्ति की ओर हैं। 2 शब्द खुशबू जी, पलायन कैसे रुकेगा? सरकार क्यों नहीं रोक पाती है पलायन, क्यों नहीं दे पा रही है? बहुत कम शब्दों में सबसे बड़ी जो उनका ड्रॉबैक है बस वो यही है कि वो लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। ठीक है, वो अपनी जिस जनता के धुरी पे वो अपनी राजनीति सेकते हैं उस चिंता नहीं। ठीक है, ये स्वास्थ्य, ये विकास के टाइम में उनको याद आता है, अदरवाइज पूरे 4 साल क्या हो रहा है उसकी चिंता किसी भी को भी नहीं है। तो सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हमें अपने लिए खड़ा होना है, अपनी जो चीजें जरूरी है उसके लिए आपको खुद सवाल करना है और उसको महिलाओं की भूमिका की हम बात कर रहे हैं, युवा और महिला। लास्ट में मैं आऊंगी अनुरुद्ध जी आपके पास। खुशबू जी, महिलाओं की भूमिका बहुत अहम रखती है। हमारा जो नाम ही है कि आज कार्यक्रम में हमने इस विषय को लिया है कि भूमिका कितनी अहम रखती है, लेकिन उसकी अहमियत को नजरअंदाज किया जाता है या समझा नहीं जाता है। जी खुशबू जी, बहुत कम शब्दों में। जी मैम, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि महिलाओं को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाता। ठीक है, महिलाओं को, और वोट बैंक का मतलब ये होता है कि एक संगठित ग्रुप जो एक पर्टिकुलर किसी एक माइंडसेट को लेके चले या किसी एक योजना को लेके चले, है ना। अगर मैं महिला हूं तो मैं अपनी सुरक्षा, और वो महिला, हर एक महिला अपनी सुरक्षा के बारे में जब बात करेगी तो वो पूरा क्लस्टर होके एक वोट बैंक कहा जाएगा। ठीक है, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वोटर खुशबू जी वोट बैंक के तौर पे ना देखे, ये आवश्यक है, ना कि सिर्फ आप वोटर के तौर पे देखते हैं। महिलाओं की भूमिका को आप नकार नहीं सकते हैं। महिलाओं की जो भूमिका है बिल्कुल वो बहुत अहम रखती है। जी अनिरुद्ध जी, बोलिए जल्दी बोलिए। हमको अपनी ही चीजों के लिए खड़े होने की सबसे पहले जरूरत है, और फिर वापस हम उसी चीज में जाएंगे कि वो जो एक रिप्रेजेंटेटिव वाली जो बात है महिलाओं के तरफ से, वो वही हो जाती है। लेकिन आज महिलाओं को अपने लिए खड़े होने की और अपनी जरूरतों के लिए खड़े होने की जरूरत है। अनिरुद्ध, बाकी आप बिना मांगे अब कुछ नहीं मिलता है। जी बिल्कुल मैम, मांग अनिरुद्ध आवाज आ रही है? अनिरुद्ध जी मैम, जी बिल्कुल। हाँ, किसी भी समाज का शिक्षित युवा वर्ग ऐसा दृष्टिकोण, प्रभाव, कौशल और शुद्ध आचरण के जरिए उस समाज राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपको क्या लगता है, बिहार में युवाओं की मौजूदा स्थिति क्या ऐसी है? बिहार में मौजूदा युवाओं की स्थिति, उनमें
देखिए उनमें बिल्कुल है, उनमें कैपेबिलिटी बिल्कुल है, उनमें उड़ने की ताकत है, उनमें पंख देने की जरूरत है। मैं आपको एक और बात कहूंगा महिला को लेकर, पंख कौन देगा? सवाल आपका ये नहीं है। जल्दी देखिए हम जल्दी जल्दी जी पंख कौन देगा? पंख कौन देगा? पंख देखिए सरकारें देंगी, सरकारें को देखिए सरकार है, लोकतंत्र में सरकार की अहम भूमिका होती है और सरकार को चाहिए कि युवाओं के लिए पॉलिसी बनाए। मैं वही बोल रहा था कि युवाओं के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो सरकार को बनानी चाहिए, महिलाओं के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो सरकार को बनानी चाहिए। और एक व्यवहारिक बात मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर हम लोकतंत्र देश रहते हैं, अगर अपने आप को लोकतंत्र मानते हैं, तो सबसे पहले हमारे घर में माँ बहनें हैं, उनको हम बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं या नहीं, उनको बराबर का अधिकार देते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले डेमोक्रेटिक होने का मतलब है कि आप भीतर से डेमोक्रेटिक है कि नहीं, इसी को समझना पड़ेगा। जो भी युवा हैं बिल्कुल सोचते हैं कि हमें आना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए। मेरे मैक्सिमम दोस्त हैं जो भारत के अन्य शहर में है, अमेरिका में है, कोई विदेश में भी है, वो लोग कहते हैं कि यहाँ कोई सुधार नहीं होगा, लेकिन कुछ कहते हैं कि सुधार होगा। मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे युवाओं से 2 लाइन के जरिए कि लेके उस पार न जाएगी जुदा राह कोई, लेके उस पार न जाएगी जुदा राह कोई, भीड़ के साथ ही दलदल में उतरना पड़ेगा। मानते हैं कि दलदल है, लेकिन हम लोग को इसको समतल बनाना पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो साफ कैसे होगा? अगर उसमें नहीं जाएंगे, अगर कुछ खराबी है तो उसको ठीक कैसे करेंगे? अगर उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके लिए काम नहीं करेंगे तो मैं बहुत बढ़िया आप लोगों का बात से बिल्कुल अब सहमत है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है अनुज जी ने। और आप सभी से बात करके यही निष्कर्ष निकला, किसी भी राज्य और देश को बेहतर बनाने में युवाओं होता है। जरूरत है समाज सरकार को सही दिशा में कार्य करने की, सहयोग करने की, सहायता देने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय बहुत ही गंभीर है और रहेगा, और इस पे सोचने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आप बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसका योग समझा और मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल किया। मैं बिहार स्वाभिमान के डायरेक्टर और सारे मेंबर को मेरे तरफ से बड़ा बड़ा शुभकामनाएं या प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।